मन लगा करके पढ़ रहे होगे, दिल लगा करके पढ़ रहे होगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होगे। क्योंकि आप अपना ख्याल रखोगे, अपने शरीर का, अपने मस्तिष्क का ख्याल रखोगे, अपने ब्रेन का ख्याल रखोगे, तब जाकर के आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, तब जाकर के आप एग्जाम में अपने पढ़ाई को फोकस करके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन और उनके आंसर सही तरीके से कर पाओगे। तो एग्जाम के अंदर जाकर के आपको 3 घंटे का जो समय है आपका, उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है, बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ लेना है। अभी भी 1 घंटे का, 1 महीने का समय है आपके पास, बेहतरीन समय है आपके पास। हर दिन हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, टाइम को डिवाइड कीजिए। फिजिक्स पढ़नी है मॉर्निंग टाइम में, जब डे टाइम में आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करोगे, मॉर्निंग टाइम में आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करोगे, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी उतनी ही फास्ट, उतनी ही बेहतरीन हो जाएगी। एकदम सुबह उठ करके पढ़ाई करनी है तो बायो पढ़ना बेहतर होगा, रात को पढ़ाई करनी है नींद लाने के लिए तो बायो पढ़ना बेहतर होगा। तो एकदम मॉर्निंग में या तो बायो पढ़िए या तो एकदम रात में बायो पढ़िए, बेहतरीन तरीके से आराम से पढ़िए, सोने के लिए दोनों टाइम पढ़िए, सुबह भी पढ़िए, शाम को भी पढ़िए। दिन भर का एक टाइम डिवाइड कर लीजिए, इस टाइम पे मुझे फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि मैंने कहा मॉर्निंग टाइम में करिए, 9 से 12 बेस्ट टाइम है फिजिक्स पढ़ने के लिए, 9 to 12 वाला टाइम बेस्ट है फिजिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए, एकदम दिमाग की बत्ती जला देगा बिल्कुल सारी। उसके बाद आफ्टरनून वाले टाइम में केमिस्ट्री को यूटिलाइज करिए, केमिस्ट्री पढ़िए, और शाम को 8 से 11, 8 से 10, 6 से 11 जो भी टाइम आपके पास है, मतलब जैसा भी आपने शेड्यूल बना रखा है, बायो पढ़िए। फिर सुबह उठ करके बायो पढ़िए 2 घंटे, मतलब पढ़ते ही जाइए। मेरा कहने का मतलब है 24 घंटे में से 8 घंटे सोने, खाने, उठने, बैठने और डेली की अपनी एक्टिविटी करने में निकालिए। बाकी उसके बाद जो 16 घंटे पड़े हुए हैं उनको आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। तो मतलब इस समय आपका फोकस खाली और खाली एक उद्देश्य आपका होना चाहिए, नीट 2024 को फोड़ करके आना है, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक ही टारगेट करिए, नीट 2024। क्योंकि जब स्टेथोस्कोप लेकर के जब फोटो क्लिक करोगे ना, जब स्टेथोस्कोप लेकर के फोटो क्लिक करके पेरेंट्स को भेजोगे, स्टेटस शेयर करोगे अपने मास्टर से, आंखें भर जाएंगी खुशी से, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, और आपको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार जिंदगी में कुछ किया है मैंने, और ये मैंने किसी और की ताकत से नहीं, अपनी मेहनत से किया है, ये फीलिंग कुछ और ही होगी आपके। तो उसी फीलिंग के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए आज की क्लास को फिर से शुरू कर लेते हैं एक बार। आपका लेक्चर नंबर 3 है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी के पहले 2 लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन और बेसिक चीजें डिस्कस करी थी, कुछ बातें डिस्कस करी थी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और बायोटेक्नोलॉजी में पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने, किस तरीके से बनाया था, इसके बारे में बात करी थी। स्टेप्स देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, क्या क्या होना चाहिए, कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, और उन्हीं टूल्स की बात कर रहे थे। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब डिस्कवरी हुई, तब जाकर हमें पता चला कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना सकते हैं। डीएनए को किसी स्पेशल पार्ट से कट कर सकते हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से उसे चिपका सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाए तो वो रेप्लिकेट करने लगता है, या उसे हम रेप्लिकेट करा सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर के इसी कांसेप्ट में जो टूल्स थे, उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करी, और फिर बात करी क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, कि एक आइडियल वेक्टर जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोन करने के लिए जो डीएनए हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसे हमें क्लोन करना है, उसी जैसी हजारों कॉपीज बनानी है, और उस जैसे प्रोडक्ट की प्राप्ति करनी है। जिस जीन की हम बात कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसी जीन जैसे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना, उसी जीन से जो प्रोडक्ट, जो प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना ही बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिफाइन किया था, उसके कॉपी नंबर से, उसके साइज से। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे प्लाज्मिड बनाए जिसकी मदद से हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया PBR322, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने सेलेक्टेबल मार्कर लगा रखा है, जिसमें ओरी साइट होती है, जिसमें रोप साइट होती है, रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड जिसे कहते हैं, जो साइट जो कोड करती है प्रोटीन, जो इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस को, इनिशिएटर का काम करता है, प्रमोटर का काम करता है। हमने बात करी सेलेक्टेबल मार्कर की इंपॉर्टेंस की, ये वो जीन सेगमेंट है जिनकी प्रेजेंस में हम, इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो आज उसी कहानी को बच्चों आगे लेकर चलेंगे, क्लोनिंग वेक्टर की ही कहानी से शुरुआत होगी। उसी क्लोनिंग वेक्टर को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की लाइनों से डिस्कस करेंगे। फिर बात होगी कॉम्पिटेंट होस्ट की, कि आखिर कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब जिसमें हम डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस सेल को हम क्लोनिंग के पर्पस से यूज करेंगे, जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो होस्ट कॉम्पिटेंट होस्ट बनाया जाएगा, उसी होस्ट के अंदर डीएनए ट्रांसफर किया जाएगा। और फिर बात होगी एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सीक्वेंस यूज किए जाते हैं, टूल्स हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या यूज किया जाता है। अब प्रोसेस जो स्टेप्स है प्रोडक्ट बनाने का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रोसेस अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक्चुअल कंसेप्चुअल पार्ट पे एंटर करने वाला है। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की लाइनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ एनसीईआरटी में एज अ क्लोनिंग वेक्टर अगर हम बात करते हैं, तो द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी या फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू द वेक्टर। किसी वेक्टर के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फीचर्स क्या होने चाहिए। पहला कैरेक्टर बताया, ओरी साइट होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, दूसरा क्या है, दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, एक स्पेसिफिक मार्कर जिसे हम स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द जीन कहते हैं, जो कोड करता है स्पेसिफिक फीचर को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। या फिर हमने लैक्जेड की बात करी थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को कोड करने वाले जीन होते हैं वहां पे। तो यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो या कुछ भी हो, कह रहा है इन एडिशन टू दिस, कह रहा है। हम ओरी से शुरुआत करें, ओरी क्या कहते हैं, ओरी इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये है ओरी पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, कोई भी डीएनए का टुकड़ा, कोई पीस ऑफ डीएनए अगर इस पार्ट से लिंक कर दिया जाए, अगर वो इससे लिंक हो जाए, ये डीएनए उसे एक्सेप्ट कर ले, देन इट कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए यही वो साइट है जिसे हम लिंक कर सकते हैं। इसी साइट से अगर हमने डीएनए को लिंक किया तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा, फास्टर मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर देखें, कह रहा है दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। जैसे कि हमने कहा था, किसी एक बैक्टीरियल सेल में, किसी होस्ट सेल में कितने मॉलिक्यूल्स उस प्लाज्मिड के, उस वेक्टर के रह सकते हैं। किसी प्लाज्मिड की हमने बात करी थी कि वो वहां 1 या 2 कॉपी पर सेल हो सकता है, या 15 to 100 हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो जो कॉपी नंबर है उसे रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करने का काम करता है ओरी साइट। यही रेप्लिकेशन के प्रोसेस को ओरिजिनेट करता है, और जितनी बार ये एक्टिवेट होगा एक सेल के अंदर, उतनी ही कॉपी नंबर ये बना सकता है। मतलब ये जो एबिलिटी है कॉपी नंबर बनाने की, ये इसी ओरी साइट की वजह से होती है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इफ वी वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, जिसका ये ओरी साइट हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है बार बार रेप्लिकेट करने की, एक ही सेल के अंदर वो मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। ये हमारे लिए आइडियल वेक्टर की तरह यूज किया जाता है।
तो ये ओरी साइट की इंपॉर्टेंस है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करना, कॉपी नंबर को मेंटेन करना, और एलियन पीस ऑफ डीएनए अगर यहाँ लगा दिया जाए तो उसकी हम ढेर सारी कॉपीज यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया ओरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आता है सेलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स सेलेक्टेबल मार्कर व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो जो सेलेक्टेबल मार्कर हमने PBR322 में लिया था वो तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को कोड करने वाले जीन्स। एक जीन है जो कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस को कोड करता है और एक है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को कोड करने वाला जीन है, वो यहां पाया जाता है। तो यहां अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन यही इसी के बेसिस पे किया जाता है। मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन, हम उसको आगे डिस्कस भी करेंगे। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पीसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन वाले जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं जीन को हम यूज करते हैं, आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ई कोलाई होती है इसमें नेचुरल सेलेक्टेबल मार्कर वाले जो जीन होते हैं या नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो इसीलिए ई कोलाई को हम एज अ सेल यूज करते हैं, उसके अंदर हम जब डीएनए ट्रांसफर करते हैं तो ये सेलेक्टेबल मार्कर यूजफुल साबित होते हैं ये पहचानने के लिए कि क्या वो ई कोलाई जिसमें हमने ये प्लाज्मिड इंसर्ट किया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उस सेल में पाया जाता है, उस ई कोलाई में पाया जाता है, इसका मतलब वो नेचुरल ई कोलाई सेल नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग द फॉरेन डीएनए, by transferring the plasmid either recombinant or non recombinant plasmid। लेकिन अगर recombinant या non recombinant में से कोई भी प्लाज्मिड बाहरी प्लाज्मिड उस सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल या ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। तो ये कहानी हमने कल डिस्कस कर ली थी। अगला पॉइंट क्या कहता है, क्लोनिंग साइट क्या होती है? ये वो साइट होती है किसी भी प्लाज्मिड के लिए क्लोनिंग साइट जो होती है इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव फ्यू और एंड प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जैसे मान लो कोई कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X है, ये X रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कोई यूनिक साइट या सिंगल रिकॉग्निशन साइट, सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। तो फॉर जो भी जितने भी वेक्टर्स यूज किए जाते हैं इन वेक्टर्स में एटलीस्ट इस कॉमनली यूज्ड एंजाइम के लिए कोई ना कोई साइट जरूर होनी चाहिए। जैसे इको R1 अगर कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी हम वेक्टर्स यूज कर रहे हैं हर वेक्टर के अंदर एटलीस्ट एक साइट तो इसके लिए होगी, एक ही होना भी चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा साइट अगर होगी तो ई कोलाई मल्टीपल फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर देगा जो हमारे प्रोसेस को टफ बना देगा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। अदरवाइज लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन अ वेक्टर, एक ही वेक्टर में एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट अगर होगी तो इट विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट एंड विल कॉम्प्लिकेट आवर प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। इस जीन क्लोनिंग को, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। इसलिए एक ही क्लोनिंग साइट, एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, बेस्ट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट द फॉरेन डीएनए एट BAM H1 साइट। जैसे कि अभी पिछले पेज पे देखो, अगर हमने फॉरेन डीएनए को इस BAM H1 साइट पे इंसर्ट कर दिया, अगर हमने BAM H1 पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी। दैट डीएनए विल कन्फर एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन को लेकर के वो सेल सेंसिटिव बना देगा। उसमें एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस तो होगी लेकिन टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगी, उसमें नहीं होगी। तो वही पॉइंट यहां पे कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल इफ यू लाइगेट द फॉरेन डीएनए एट BAM H1 साइट, अगर BAM H1 साइट पे कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ द वेक्टर क्या होगा? वो लॉस्ट हो जाएगा। द रिकॉम्बाइंड प्लाज्मिड recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA। इस प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, बट स्टिल कैन बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। मतलब हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में रख करके। जैसे मैंने आपको बताया था दो बार हमें प्लेटिंग करनी पड़ेगी, एक एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में आप रखोगे और दूसरा टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखोगे। जब एम्पीसिलिन मीडियम में रखोगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेंट मिल जाएंगे, एम्पीसिलिन मीडियम में ट्रांसफॉर्मेंट मिल जाएंगे, और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखोगे तो आपको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट मिल जाएंगे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ दीज टू मीडियम की, विच इज ट्रांसफॉर्मेंट, विच इज रिकॉम्बिनेंट, विच इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। हमने डिस्कस कर लिया था यार। ट्रांसफॉर्मेंट जो होता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन मीडियम बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा दैट विल ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। जो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाए, जो एम्पीसिलिन में भी ग्रो कर जाए, इन दोनों में जो ग्रो कर जाए वही ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कहा जाएगा। क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब वो प्लाज्मिड है जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और वहीं अगर हम बात करें कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट वो होगा जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस तो है लेकिन इसने अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस कर दी क्योंकि फॉरेन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए यहां पे आ चुका है, मतलब ये बन चुका है रिकॉम्बिनेंट। तो टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो नहीं करेगा, एम्पीसिलिन में ये ग्रो कर जाए, एम्पीसिलिन में दोनों ग्रो कर जाएंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ग्रो नहीं करता है। मतलब दो बार हमें प्लेटिंग करनी तो पड़ेगी लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट दोनों मिल जाते हैं बाय प्लेटिंग साइमल्टेनियसली इनटू टू मीडियम्स। लेकिन यही प्रोसेस होता है टफ। अगला पॉइंट आप देखोगे अगले पेज में लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotic। हमें दोनों प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन भी होगा और एम्पीसिलिन होगा अलग अलग। दो प्लेटिंग अलग अलग करनी पड़ती है जो कि एक cumbersome प्रोसेस है, एक टफ प्रोसीजर है। इसे आसान बनाना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और आसान बनानी होगी और इसके लिए हमने क्या किया? अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किया which have been developed with the differentiate रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक ऐसा नया प्लाज्मिड बनाया, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि उसे हमें दो बार प्लेटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था PUC8 के बारे में, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। तो in this recombinant DNA the inserted within the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase जो lac Z नाम का हमने सेलेक्टेबल मार्कर लगाया था। This result into inactivation of gene for the synthesis of this enzyme। ये एंजाइम जब होगा ही नहीं तो ऐसे में क्या होगा? कलर प्रोडक्शन नहीं होगा। हमने बताया था ब्लू व्हाइट सिलेक्शन को याद करो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्लू व्हाइट सिलेक्शन।
तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन वी कैन डिटरमाइन कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जो ब्लू कलर कॉलोनी है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो व्हाइट कलर कॉलोनी मतलब कलर प्रोड्यूस नहीं करी, इसका मतलब लैक जेड उसका गायब हो चुका है, फॉरेन जीन उसमें इंसर्ट किया जा चुका है। तो कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो हमने बात करी थी एक्स गैल की, इन प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल जो होता है ऑक्सीडाइज्ड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो इसे क्रोमोजेन कह रहे हैं कलर्ड कॉलोनीज बना देता है, कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कॉलोनी तैयार हो जाती है। तो जहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन होंगे वो ब्लू कॉलोनी होगी, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी, और जो व्हाइट कलर की कॉलोनी होगी इसका मतलब उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, लैक जेड वाला जीन उसका गायब हो चुका है। तो कहते हैं विल गिव ब्लू कलर जहां पे लैक जेड होगा। प्लाज्मिड विद द बैक्टीरिया डज नॉट हैव द इंसर्ट बट प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट फॉरेन डीएनए जिसमें भी होगा दैट विल नॉट प्रोड्यूस द कलर, इनएक्टिवेशन हो चुका है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का एंड द कॉलोनी विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, देन दिस इज आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। इसी सिलेक्शन को कहते हैं ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन, कलर्ड कॉलोनी एंड कलरलेस कॉलोनी। कलरलेस कॉलोनी मतलब रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, कलर्ड कॉलोनी मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो इसके लिए हमने जो डिजाइन किया है वेक्टर, उस वेक्टर का नाम है PUC8 जिसका चित्र आपके सामने है। PUC8 नाम का वेक्टर है जिसकी लंबाई चौड़ाई आप देखें 2.6 kbps इसकी लेंथ है। इसमें लैक जेड वाले जीन लगाए गए हैं सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे लैक जेड नाम का सेलेक्टेबल मार्कर है। ये अलग अलग एंजाइम के लिए क्लोनिंग साइट है, रिकॉग्निशन साइट जिसको कहते हैं, क्लोनिंग साइट कहते हैं, और इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। टेट्रासाइक्लिन को हटा करके हमने उसकी जगह लैक जेड नाम का मार्कर लगा दिया, ये हमने प्लाज्मिड बना लिया। अगर हमारा फॉरेन डीएनए जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो लैक जेड वाली साइट पे इंसर्ट करोगे तो ये रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, और ये जो आप देख रहे हो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, लैक जेड है एक्स गैल के साथ कलर प्रोड्यूस करेगा, तो कलर कॉलोनी जो बैक्टीरिया की होगी वो होगी नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया लैक जेड इनएक्टिव हो जाएगा, तो वहां पे वो ब्लू कलर की कॉलोनी ना बना करके व्हाइट कॉलोनी बनाएगा, कलर का प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसे कहेंगे हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी कहेंगे। ठीक है जी, तो चले अगला टॉपिक अब जो हमारा होगा वो उसी क्लोनिंग वेक्टर की सीरीज में आगे का पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्लोनिंग। हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे वेक्टर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में एज वेक्टर यूज किए जाते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल, बैक्टीरियोफेज की बात करी जो ई कोलाई सेल में मल्टीप्लाई कर जाता है, बैक्टीरियल सेल में मल्टीप्लाई कर जाता है। मतलब अभी तक मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए दैट इज बेस्ड अपॉन द बैक्टीरियल सेल वेयर वी कैन प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बना सकते हैं। लेकिन अब बात आ रही है प्रोकैरियोट से आगे। अगर हमें कोई जीन मल्टीप्लाई कराना है किसी यूकैरियोटिक सेल में, किसी प्लांट सेल में, किसी एनिमल सेल में हमें मल्टीप्लाई कराना है, उस जीन को तो हमारा जो होस्ट सेल होगी वो होगी बैक्टीरिया प्लांट एंड एनिमल सेल। लेकिन उसके लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं फॉर प्लांट्स, ध्यान से सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर प्लांट्स हम बात करें प्लांट्स की और हम बात करें फॉर एनिमल्स की। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लांट्स के लिए किस तरह के वेक्टर, तो ध्यान से सुनें। एक बैक्टीरिया खोजा गया, साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जिसे शटल वेक्टर भी कहा जाता है। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम है। क्या नाम है, ट्यूमीफेशियंस नाम है। तो अगर हम बात करें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम के बैक्टीरियम की, इसके पास इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड पाया जाता है कंटेनिंग अ प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हेरिडिटरी मटेरियल है, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। इसके पास एक प्लाज्मिड बताया साइंटिस्ट ने, इसे कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरियम है जो पैथोजेनिक होता है। दिस बैक्टीरियम इज पैथोजेनिक टू प्लांट्स। सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, याद रखेंगे ये डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं इनको इन्फेक्ट करता है, जिनकी लीफ ब्रॉड होती है। ब्रॉड लीफ वाले जो प्लांट्स होते हैं ये उनको इन्फेक्ट करता है, उनको डिजीज कॉज करता है। उनमें ये क्राउन गॉल नाम की एक डिजीज कॉज करता है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है इन प्लांट्स में। क्राउन गॉल डिजीज जो कि कैंसरस ग्रोथ है, ट्यूमर जैसी ग्रोथ है, इसीलिए इसमें नाम आप देखोगे यानी इसमें प्लाज्मिड को डिस्कवर किया गया जिसका नाम है प्लाज्मिड। यानी ये एबिलिटी कैसे है, ये कैंसर कैसे कॉज करता है, ट्यूमर कैसे कॉज करता है, बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के पास एक टीआई जीन होता है, इसे कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। पौधों में ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है इसके पास। इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की वजह से ये प्लांट्स में कैंसरस ग्रोथ कॉज करता है। ये नेचुरली इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी है। जो डाइकोटिलिडेंस होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में देखा गया, उन प्लांट्स में जो ब्रॉड लीफ वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ ब्रॉड होती है। मान लो ये कोई डाइकॉट प्लांट है, कोई डाइकोटिलिडन है, और इस प्लांट के अंदर जहां ब्रॉड लीफ पाई जाती है, इस ब्रॉड लीफ वाले प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला, ये देखें इसके पास ब्रॉड लीफ है। यानी इन ब्रॉड लीफ वाले प्लांट्स में जहां इसमें वुंडेड पार्ट होता है, जहां इस प्लांट में कोई वुंडेड पोर्शन होता है, ये उन्हीं वुंडेड पोर्शन से एंटर करता है। दिस बैक्टीरिया एंटर्स इन दिस प्लांट, इस पौधे में इन्फेक्शन किसी वुंड के थ्रू वुंड्स, जहां भी इस प्लांट में वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, जहां कट होता है, उस पार्ट से इस बैक्टीरिया का एंटर करना आसान हो जाता है। बैक्टीरिया की एंट्री उन्हीं वुंड से होती है। और बैक्टीरिया जो होता है, जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जिसको हम कहते हैं, यानी ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम का अपना डीएनए तो है ही है, इसके पास जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है ये बड़ा ही खतरनाक है। यानी ये जो प्लाज्मिड इसके पास है, इस प्लाज्मिड को हम कह रहे हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या कह रहे हैं इसको, ये सी प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। है। कह रहे जब ये पौधा इन्फेक्ट होता है इस बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया अपना जीन इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। बैक्टीरिया के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो यूकैरियोटिक सेल में अपना जीन ट्रांसफर कर देता है। दिस बैक्टीरियम हैज द नेचुरल एबिलिटी, द बैक्टीरियम हैज टीआई प्लाज्मिड को आसानी से ट्रांसफर कर देता है। बैक्टीरियम हैव द नेचुरल एबिलिटी, इसके पास नेचुरल एबिलिटी है टू ट्रांसफर, टू डिलीवर इट्स प्लाज्मिड, अपने प्लाज्मिड को ये ट्रांसफर कर सकता है इनटू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल को ये नेचुरली इन्फेक्ट कर सकता है। ये नेचुरल टेंडेंसी अपना जीन ट्रांसफर करने की एक नेचुरल एबिलिटी है, इसीलिए इस बैक्टीरियम को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन ट्रांसफर की टेक्निक खोज रहे हैं, आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं। बैक्टीरिया ये टेक्नोलॉजी पहले से ही जानता है, बैक्टीरिया जीन ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी पहले से ही जानता है, इसलिए इस बैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। ये अपने जीन को उस पौधे में ट्रांसफर कर देता है और उसके अंदर कैंसरस ग्रोथ कराता है, और कैंसरस ग्रोथ की वजह से प्लांट में कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है ये, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। मतलब इट इंड्यूसेस, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इंड्यूसेस
द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्रोथ फैक्टर्स मतलब ये प्लांट के जीनोमिक मशीन को कंट्रोल कर लेता है अपने हिसाब से। प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस कराता है, इंड्यूस करता है ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया। ऐसे ग्रोथ फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, कह रहे बैक्टीरिया अपने खुद के लिए जो फैक्टर उसे चाहिए ग्रोथ के लिए, ये प्लांट से प्रोड्यूस कराता है। पहले प्लांट के ऊपर कब्जा करता है, उसके जीनोम के अंदर अपना जीन ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि आप जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, मेरी ग्रोथ को प्रमोट करोगे और मेरी ग्रोथ के लिए जो फैक्टर चाहिए वो तुम मुझे बना करके दोगे। तो ये बैक्टीरिया प्लांट के ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है और प्लांट सेल के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, सेल्स का अब नॉर्मल मास बनता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। इसे कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। एक स्वेलिंग होती है, कैंसरस ग्रोथ होती है, मतलब पौधों में कैंसरस ग्रोथ जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर रहा है और प्लांट को इन्फेक्ट करके उसमें कैंसर कॉज कर रहा है। उस डिजीज का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। उस डिजीज का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। कैसे कर रहा है? अपने टीआई प्लाज्मिड की मदद से। साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अंदर एबिलिटी है डिलीवर करने की जीन, हमारे लिए वेक्टर का काम कर सकता है। ये है खुद बैक्टीरिया, लेकिन ये अपने जीन को यूकैरियोटिक सेल में मल्टीप्लाई कर सकता है। ये बैक्टीरियल सेल का जीन प्रोकैरियोटिक सेल का है और ये यूकैरियोट सेल में मल्टीप्लाई कर सकता है। इसलिए टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल इन्होंने प्रोकैरियोटिक होते हुए भी यूकैरियोटिक में किया। ऐसे वेक्टर्स को शटल वेक्टर्स कहते हैं, याद रखेंगे। ऐसे वेक्टर्स को शटल वेक्टर्स कहते हैं, व्हिच इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई इन बोथ प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आप याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे कि शटल वेक्टर्स क्या होते हैं। शटल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर होते हैं व्हिच कैन मल्टीप्लाई, द वेक्टर्स व्हिच कैन मल्टीप्लाई इन बोथ प्लांट एंड, या ऐसे लिखें, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट जो दोनों में मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी रखता है उसी को कहते हैं शटल वेक्टर्स। तो टीआई प्लाज्मिड एक तरह का शटल वेक्टर कहा जाता है जिसका इस्तेमाल प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर में किया जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता होगा कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है? उसको क्यों यूज करें? अगर हमने उस जीन को ट्रांसफर किया, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, हमने उसको ट्रांसफर किया उस प्लांट सेल के अंदर, तो वो तो डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, लेकिन पौधे के अंदर इंफेक्शन करके वो क्राउन गॉल डिजीज भी तो कॉज कर रहा है बेटा। तो हम क्या करते हैं? ऐसा क्या करें कि पौधे में डिजीज भी ना हो और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पौधे के अंदर ट्रांसफर भी हो जाए, हमारा डिजायर्ड डीएनए पौधे में ट्रांसफर भी हो जाए और पौधे को डिजीज भी ना हो। ये क्या है यार? यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। हम क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को, टीआई प्लाज्मिड को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, टीआई प्लाज्मिड को नॉन इन्फेक्टिव बना देते हैं, नो मोर पैथोजेनिक बना देते हैं, इसे हम डिसआर्म्ड कर देते हैं, इसके हथियार को बाहर ही जमा करवा लेते हैं। जैसे मान लो टीआई प्लाज्मिड के पास ये गन है, इस गन को लेकर के ये पौधे में जाता है और वहां ट्यूमर को कॉज करता है। ये गन पौधे के अंदर ट्यूमर कॉज करती है। क्या किया हमने? उस गन वाले जीन को, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को बाहर निकाल दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने उस जीन को काट दिया। तो अब ये बैक्टीरिया अपना जीन तो ट्रांसफर कर सकता है, खुद को मल्टीप्लाई भी करवा सकता है, लेकिन ट्यूमर इंड्यूस नहीं करेगा। मतलब अब पौधे में इंफेक्शन करने के बावजूद भी पौधे के अंदर कैंसरस ग्रोथ नहीं होगी। ये बैक्टीरिया अपना जीन ट्रांसफर तो करेगा लेकिन वहां ट्यूमर कॉज नहीं करेगा। इसे कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। तो प्लांट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए एनिमल्स के लिए हम कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए हम किस तरह का वेक्टर यूज करते हैं, तो आप देखें एनिमल्स के केस में, अगर पूछा जाए एनिमल्स के केस में किस तरह का वेक्टर यूज किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम एनिमल्स में यूज करते हैं रिट्रोवायरसेस। यूज ऑफ रिट्रोवायरसेस, ऐसे वायरसेस जो रिट्रोवायरसेस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वायरस जो होते हैं वो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करने की नेचुरल एबिलिटी है। वो क्या करते हैं? कोई भी वायरस किसी एनिमल सेल के ऊपर जाता है, कोई भी वायरस किसी एनिमल सेल के ऊपर जाता है, ये मान लो कोई एनिमल सेल है, कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल का ये अपना डीएनए, एचआईवी में तो आपने पढ़ाई है बेटा, ये अपना डीएनए है। एचआईवी जैसे वायरसेस जब इस सेल को इन्फेक्ट करते होंगे, एचआईवी जैसे वायरसेस जब इस सेल को इन्फेक्ट करते होंगे, तो ये वायरस रिट्रोवायरस जिसे कहते हैं, यार ये वायरस अपना डीएनए इस एनिमल सेल के अंदर, ये है अटैचमेंट वायरस की, वायरस यहाँ अटैच करता है और फिर अपना डीएनए यहाँ ट्रांसफर कर देता है, अपना डीएनए, अपना आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना इसके पास, यार सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ ट्रांसफर कर देता है। वायरस में भी नेचुरल टेंडेंसी है ये तो सेल की सरफेस से बाइंड करना, जीन ट्रांसफर करना। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, सी डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने आपको बताया भी था, ये सी डीएनए होता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है और फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, होस्ट डीएनए से बाइंड करता है, बाइंड विद इन्फेक्ट करता है, ये बाइंड करता है, बाइंड विद होस्ट डीएनए। और इसके अंदर कुछ सी ऑन्कोजीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था वी ऑन्क, वायरल ऑन्कोजीन्स, कह रहे हैं वायरस में कुछ ऑन्कोजीन्स होते हैं जो एनिमल सेल में भी कैंसर कॉज करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं यूज ऑफ रिट्रोवायरसेस यहाँ पे क्या हेल्प करती है, रिट्रोवायरसेस कैन इन्फेक्ट, रिट्रोवायरसेस कैन इन्फेक्ट एनिमल सेल्स, मल्टीप्लाई हियर, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड कैन कॉज कैंसरस ग्रोथ और कैन कॉज ट्यूमर। वहां ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स पाए जाते हैं जो ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो कह रहे जिस तरीके से ये बैक्टीरिया पौधे को इन्फेक्ट कर सकता है, वैसे ये वायरस एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है। जिस तरह से बैक्टीरिया के पास नेचुरल एबिलिटी अपना जीन ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करने की, उसी तरह वायरस की नेचुरल एबिलिटी है वो अपना जीन ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करता है। यार इन दोनों की यही एबिलिटी साइंटिस्ट को अपने दिमाग में खटक गई। कह रहे हैं हम जो चाहते हैं वो ये कर रहे हैं नेचुरली। हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाए और होस्ट सेल में वो मल्टीप्लाई करे बिना किसी हिंड्रेंस, बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके लिए हम वेक्टर सेलेक्ट करें। अब डिपेंड करता है होस्ट कौन है। होस्ट अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए जो बेटर होगा वो होगा बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड को एज वेक्टर यूज किया जाए, इट इज बेटर। लेकिन अगर ये एनिमल सेल है जिसमें जीन ट्रांसफर करना है, प्लांट सेल है जिसमें जीन ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हमें वेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा। प्लांट सेल को कौन इन्फेक्ट कर सकता था? शटल वेक्टर इन्फेक्ट कर सकता था जो खुद प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में भी
भी मल्टीप्लाई कर सकता था और प्लांट सेल जो यूकैरियोट है उसे भी इन्फेक्ट कर सकता था। तो कह रहे इसी नेचुरल एबिलिटी को साइंटिस्ट ने भांप लिया, पकड़ लिया और इसी के बेसिस पे इन्होंने कहा कि अगर इसकी पैथोजेनेसिस को खत्म कर दिया जाए, इसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को खत्म कर दिया जाए, तो हम इस वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इस वायरस रेट्रोवायरस एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए हम इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल करके हम इसे यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। बस हमें करना क्या होगा, इनकी पैथोजेनिक एबिलिटी को लॉस करना होगा, डिसआर्म्ड करना होगा, इन्हें बिना डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के ही ट्रांसफर करना होगा। उसके लिए इनका डिजीज कॉजिंग पार्ट हमें रिमूव करना होगा। बोथ कह रहे चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हम क्या करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, द रिट्रोवायरल वेक्टर बोथ टीआई प्लाज्मिड और रिट्रोवायरसेस, ये रिट्रोवायरस जो होता है या टीआई प्लाज्मिड, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं। बोथ मस्ट बी डिसआर्म्ड बिफोर दे आर ट्रांसफर्ड, दे आर यूज्ड एज अ वेक्टर इनटू द होस्ट। कह रहे व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड दे आर डिसआर्म्ड, और डिसआर्म्ड का मतलब होता है दे आर नो मोर पैथोजेनिक। नो मोर पैथोजेनिक मतलब इनकी पैथोजेनिक एबिलिटी को हमने स्टॉप कर दिया है, म्यूट कर दिया है। अब ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते, बट दे कैन इजीली ट्रांसफर देयर डीएनए इनटू द टारगेट सेल। क्या कर सकते हैं, नो मोर पैथोजेनिक बट कैन ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू टारगेट सेल, जो कि प्लांट या एनिमल सेल होगी, उन प्लांट या एनिमल सेल में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। इजी है ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, एकदम हलवा है एकदम। तो आप ध्यान से सुनेंगे, जो आपने पढ़ा, जो समझा, जो सुना, पहले इसे देख लेते हैं हम। ये देखो, ये जो दिया हुआ है ये केवल आपके लिए समझने के लिए है कि अगर आप ABCD इन सबको देखें, इन चित्रों को देखें, तो आपको समझ आएगी कहानी। कह रहे ये एक प्लांट टिश्यू है, ये प्लांट है पूरा, ये प्लांट है। और कह रहे इसके प्लांट में जहां कह रहे सॉइल रीजन में या रूट रीजन में जहां भी कहीं वुंड्स होंगे, उनके थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एंटर कर जाता है। ये एग्रोबैक्टीरियम एंटर कर जाता है इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स में, और इन डाइकोट प्लांट्स में यहां देखो इनके पास टीडीएनए पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए। ये टीडीएनए कह रहे इसका बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए और ये प्लाज्मिड है। इस बैक्टीरिया की नेचुरल एबिलिटी कि अपने इस टीडीएनए वाले सीक्वेंस को जब ये इन्फेक्ट करता है प्लांट में, तो प्लांट सेल में इन्फेक्ट करता है, तो अपने टीडीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देता है। ये टीडीएनए प्लांट सेल के क्रोमोसोम से बाइंड करता है और बाइंड करके इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कराता है, और वो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर कैंसरस ग्रोथ कॉज करते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं। इस ट्यूमर को कहते हैं अनकंट्रोल्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ये देखें कैंसर फॉर्मेशन हो गया, इस कैंसर को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। तो क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन जैसी देखो एक ताज जैसी, कह रहे हैं यहाँ सोलन स्ट्रक्चर एक ताज जैसा, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और इसमें गॉल जैसा मतलब ये एक मास, एक ब्लैडर जैसा सोलन पार्ट बना लेता है, इसी को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। तो ये क्राउन गॉल डिजीज प्लांट्स में कॉज करने वाले इसी बैक्टीरिया को हम वेक्टर यूज कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी की लाइनों को जरा समझते हैं। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी हैव लर्नड द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस which have known this for ages how to deliver the genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus wants। कह रही ये बैक्टीरिया और वायरस पता नहीं कितने टाइम से करते चले आ रहे हैं, हमने उसी एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है कि आखिर बैक्टीरिया या वायरस, जो बैक्टीरिया चाहता है, जो वायरस चाहता है, वो प्लांट और एनिमल से करवा लेता है। अपनी ग्रोथ के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए होता है वो प्लांट और एनिमल सेल को कंट्रोल करके करवा लेता है। क्या करवाता है देखें, फॉर एग्जांपल द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। इसके पास टीडीएनए होता है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए होता है, व्हिच ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल एंड डायरेक्ट दीस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द ग्रोथ फैक्टर्स और द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। सिमिलरली द रिट्रोवायरस, प्लांट के लिए जिस तरह से टीआई प्लाज्मिड वैसे रिट्रोवायरस का जीनोम एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, उनकी एबिलिटी होती है एनिमल सेल में नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देती है कैंसरस सेल में। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीस टूल ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर। कह रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस की इसी एबिलिटी को हमने एज अ वेक्टर यूज करना शुरू कर दिया, इसी एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, जो ह्यूमन को कमर्शियल बेनिफिट प्रोवाइड करे, हम वो प्रोसेस यहां पे करते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड। हमने क्या किया, उसे मॉडिफाई कर दिया द क्लोनिंग वेक्टर। कैसे मॉडिफाई किया, व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक। वो पैथोजेनिक नहीं रहा टू द प्लांट्स बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन। मतलब अभी भी वो वही मैकेनिज्म यूज कर रहा है, बस ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। सिमिलरली द रिट्रोवायरस हैज बीन मॉडिफाइड, डिसआर्म कर दिया, नॉन पैथोजेनिक बना दिया, नाउ यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल। तो एनिमल हो या प्लांट सेल हो, किस टाइप का वेक्टर यूज किया जा रहा है, तो किस टाइप की होस्ट सेल के लिए यूज किया जाएगा, बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। या ऐसे कहें कि होस्ट अगर कोई प्रोकैरियोट है, होस्ट अगर कोई यूकैरियोट है, वेक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, नॉर्मली प्लाज्मिड जो हमने बनाए थे PBr322 PUC के बारे में बात करी थी, नॉर्मली वो बैक्टीरियल सेल के लिए, ई कोलाई के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी एबिलिटी यूकैरियोट्स में मल्टीप्लाई करने की नहीं है। लेकिन हमने देखा कि प्लांट और एनिमल सेल्स में भी हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने कांसेप्ट की स्टडी करी, भाई ये बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल को कौन इन्फेक्ट करता है, तो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता था कौन, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है वायरस। बड़ी आसानी से कर लेता। इंट्रासेलुलर पैथोजन है ये, बैक्टीरिया तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है, लेकिन वायरस जो होते हैं, एनिमल वायरस जो होते हैं, वो हमेशा इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं, विद इन द सेल जाकर के मल्टीप्लाई करते हैं, सेल के अंदर ही जाकर के मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने उसी एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, रिट्रोवायरस बेस्ट है। बस पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए कि मतलब हमने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर किया फायदे के लिए और हो रही है डिजीज, नहीं, उसको नहीं करेंगे। उसी तरह से बैक्टीरियल सेल में देखा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस खुद तो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसका वेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं प्लाज्मिड, वो यूकैरियोट सेल में भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम को मॉडिफाई कर दिया, उसका टीआई प्लाज्मिड लिया, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, एग्रोबैक्टीरियम को अलाउ किया, जाओ इन्फेक्ट करो भाई। अब एग्रोबैक्टीरियम जब प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो वो अपने जीन के साथ उस डिजायरेबल जीन को भी मल्टीप्लाई कर देगा जो हम चाहते थे। तो हमारा काम बन गया, आसान हो गया। तो इसी तरीके से हम वेक्टर्स को यूज करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट टूल था एंजाइम, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है वेक्टर। वेक्टर उसका साइज कैसा है, किस होस्ट में यूज किया जाना है, उसी के बेस पे हम अलग अलग टाइप के वेक्टर्स को यूज करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि ये जो डीएनए हम बना लेते हैं, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना लेते हैं, उन डीएनए को कैसे ट्रांसफर करें। ये जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर डीएनए डायरेक्ट कैसे जा सकता है भाई उस प्लांट सेल में या एनिमल सेल में या होस्ट सेल में। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, कह रहे कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, जरा हम इसको समझते हैं। कह रहे किसी भी होस्ट को जिसके अंदर हमें डीएनए ट्रांसफर करना है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई होस्ट सेल है, ये कोई भी हो सकती है ना बेटा,
ये तो कोई भी हो सकती है, ये कोई बैक्टीरियल सेल हो सकती है, कोई प्रोकैरियोटिक सेल, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है। बैक्टीरियल सेल जिसको आप कहते हो, ये कोई बैक्टीरियल सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, या फिर कोई यूकैरियोटिक सेल भी तो हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, जो कि प्लांट या एनिमल सेल कह सकते हैं। ये प्लांट या एनिमल की सेल हो सकती है। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर हमारा टारगेट चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हम वेक्टर का इस्तेमाल, अगर हम डीएनए जो चाहते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये जो डीएनए है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरिंग, अब चाहे वो वेक्टर मीडिएटेड हो, किसी वेक्टर के थ्रू हो या किसी बैक्टीरिया के थ्रू हो, वेक्टर के थ्रू हमने इसको जोड़ करके इसे हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। हम चाहते हैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाए। क्या किया जाए? इस होस्ट सेल में हम इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसे इसमें ट्रांसफर करना। लेकिन इतना आसान तो है नहीं, कैसे लिया और छोड़ दिया, कोई प्लेट तो है नहीं कि इधर से उठाया और इधर डाल दिया, ऐसा तो है नहीं। इसे ट्रांसफर करना हमारे लिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए ट्रांसफर की टेक्निक को अगर आप सोचोगे तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा डीएनए का जो केमिकल नेचर है। डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए एक प्रकार का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ये जल को प्यार करता है, पानी से प्यार करता है। तो पानी से प्यार करने वाला सेल के अंदर कैसे जाएगा? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है डीएनए, एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है और नेगेटिवली चार्ज होता है। कह रहे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे अगर एनिमल सेल का एग्जांपल ले लो, कह रहे ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फॉस्फोलिपिड की होती है और इसके पास हाइड्रोफोबिक एंड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक होती है, डीएनए को आसानी से जाने नहीं देती अंदर, डीएनए के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होगा, इस होस्ट सेल को इस लायक बनाना होगा कि वो डीएनए का अपटेक कर सके। मतलब फॉर द अपटेक ऑफ डीएनए, फॉर द अपटेक ऑफ डीएनए, डीएनए आसानी से तो जा नहीं रहा, फॉर द अपटेक ऑफ डीएनए, अपटेक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द होस्ट सेल should be made competent so that it will allow the entry of DNA, एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए, जो एलियन डीएनए है, उस एलियन डीएनए को ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए इसकी मेम्ब्रेन को उस लायक बनाना पड़ेगा कि ये डीएनए को अलाउ करे। गेट को खोले, गेट को इसने लॉक किया हुआ है, बाहरी चीज अंदर नहीं आ सकती है। तो डीएनए को अंदर आने के लिए, अलाउ करने के लिए कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। और इसे कॉम्पिटेंट बनाने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। इस सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू मेक देम कॉम्पिटेंट। जो डीएनए की एंट्री को अलाउ करेगा, टू मेथड में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान है ट्रीटमेंट। इसे ट्रीट किया जाता है डाइवैलेंट कैटायन से, ट्रीटेड बाई, जो टारगेट सेल होस्ट सेल है, ट्रीटेड बाई डाइवैलेंट कैटायंस। कैटायन से इसे ट्रीट किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से इसे ट्रीट किया जाता है। जैसे ही इसे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है, ये उस सेल को कॉम्पिटेंट बना देता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? डाइवैलेंट कैटायन अलोंग विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये दोनों एक साथ उस सेल को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस सेल के अंदर डीएनए का अपटेक आसान हो जाए। दैट विल अलाउ द एंट्री ऑफ डीएनए इनटू द सेल। क्या करता है? जो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो डीएनए की एडहेरेंस को इंश्योर करता है। कैल्शियम आयंस जो होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड अलाउज द प्रमोट द अडहेरेंस ऑफ डीएनए। अडहेरेंस पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या करता है? उसे अपनी मेम्ब्रेन के साथ जोड़ देता है। डीएनए जब कैल्शियम क्लोराइड मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा तो डीएनए भी मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेम्ब्रेन के पोर्स खुलेंगे और वो अंदर चला जाएगा, एंट्री आसान हो जाएगी। तो कह रहे हैं अडहेरेंस ऑफ डीएनए एट सेल सरफेस। सेल सरफेस पे अटैच करने के लिए इसे हमने क्या कर दिया? कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया। और उसके बाद हम देते हैं सेकंड मेथड, जिसे हम कहते हैं हीट शॉक। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक में क्या करते हैं बेटा? हीट शॉक में जो बैक्टीरियल सेल या जो होस्ट सेल होती है, जैसे मान लो ये होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल को हम इंक्यूबेट करते हैं आइस में। किसमें इंक्यूबेट करते हैं? होस्ट सेल इज इंक्यूबेटेड, ये है हमारी टारगेट होस्ट सेल। इस होस्ट सेल को इंक्यूबेट किया जाता है, इंक्यूबेटेड अपॉन आइस, मतलब इसे फ्रीजिंग टेंपरेचर दिया जा रहा है। आइस फ्रीजिंग टेंपरेचर दिया जा रहा है, एकदम बर्फ में, सेल मेम्ब्रेन को कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के ऊपर रख दिया, ठंड लग रही है, और उसे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर दिया जाता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपोजर दिया जाता है, उसे हीट शॉक दिया जाता है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इसे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का हीट शॉक दिया जाता है, अप्रॉक्सिमेटली 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक दिया जाता है। वेरी शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ हीट 42 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर किया जाता है, और फिर इमीडिएटली अगेन बैक टू आइस। तो पहले बर्फ पे रखा, फिर उसे टेंपरेचर दिया, हीट शॉक, गर्मी उसे दी, गर्मी दी, अब जलने लगा, बचाओ 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 बचाओ, और फिर से आइस पे रख दिया। तो कह रहे आइस 42 आइस। तो कह रहे इधर आइसक्रीम खिलाई, इधर गर्मा गर्म समोसे खिलाए, और फिर आइसक्रीम खिलाई। तो आइस समोसे, आइस आइस समोसे, आइस आइस समोसे, आइस। कह रहे सेल को इतना मजा आ गया कि वो खो गई। उसने जिसने अपने सारे गेट बंद कर रखे थे, डीएनए की एंट्री को अलाउ नहीं कर रहा था, वो अभी डीएनए की एंट्री को अलाउ करता है, डीएनए की एंट्री को आसान बना देता है। ये जो हीट शॉक होता है, हीट शॉक की वजह से सेल के दरवाजे खुल जाते हैं एंड विल अलाउ द एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। मतलब हम उस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं? उस सेल की मेम्ब्रेन को कमजोर बना करके। करें ये सबसे कॉमन दो मेथड्स या दो स्टेप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। एक तो ट्रीटमेंट, इसे कैटायन से, डाइवैलेंट कैटायन से, जो डीएनए के अटैचमेंट को फेवर करता है, और दूसरा इसे हीट शॉक देते हैं आइस 42 आइस टेंपरेचर पे। तो एक तरीके तो ये हो गए। कह रहे लेकिन अब ये तो था मान लो कुछ कॉमन सेल्स में, जैसे हम कॉमनली ई कोलाई या बैक्टीरियल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही कह रहे फॉर डिफरेंट होस्ट सेल, अगर यही होस्ट सेल फॉर प्लांट सेल्स, अगर हम यही प्लांट सेल्स की बात करें तो फॉर प्लांट सेल्स जीन गन मेथड इज यूज्ड। कौन सा मेथड यूज किया जाता है? जीन गन मेथड इज यूज्ड, जिसे हम बायोलिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक्स कहते हैं। जैसे हम जानते हैं प्लांट की सेल वॉल हार्ड होती है,
प्लांट की सेल वॉल हार्ड होती है, तो या तो हम सेल वॉल रिमूव करें जैसा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में करते हैं, प्लांट सेल की सेल वॉल हटाते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, ये टोमेटो है, ये पोटैटो है, ये पोटैटो है, ये टोमेटो है, सेल की सेल वॉल हटाई जाती है, इन दोनों सेल को एक दूसरे से चिपका दिया जाता है, इनका प्रोटोप्लास्ट और इनका प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे से चिपका दिया जाता है बाय यूजिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पीईजी, पैक पिलाया जाता है और दोनों सेल आपस में फ्यूज कर जाती है, पोमैटो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल पोटैटो और टोमेटो का मिक्सचर बनाने के लिए, पोमैटो बनाने के लिए, सोमैटिक हाइब्रिड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं प्लांट सेल वॉल रहते हुए, हम कह रहे हैं प्लांट सेल वॉल को नहीं हटा रहे, सेल वॉल जो होती है उसकी हार्ड होती है, तो प्लांट की जो सेल वॉल जो प्रेजेंट है उसे हम रिमूव नहीं करना चाहते हैं, सेल वॉल जो होती है वो हार्ड होती है, इसलिए हम हीट शॉक करके भी यहाँ काम नहीं चला सकते, इसके लिए हमें जीन गन का बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, फोर्सफुली हम डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो जीन गन मेथड क्या कहता है? इट इज अ मेथड इन विच इन दिस मेथड द गोल्ड और टंगस्टन particles loaded with या DNA molecules are loaded along with gold or tungsten particle along with the desired DNA or recombinant DNA is loaded and directly bombarded into, bombarded का मतलब यहाँ से हम forcefully ट्रांसफर कर रहे हैं, forcefully bombarded into the plant cell। तो प्लांट सेल के लिए हम बायोलिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल के साथ डीएनए को कोट किया जाता है, लोड किया जाता है और फिर मशीन के थ्रू, गन के थ्रू, फायरिंग पिन के थ्रू, वहां फायरिंग पिन होती है, गन पाउडर होता है जो शॉट के थ्रू, उसे शॉट के थ्रू, गन शॉट के थ्रू सेल के अंदर डायरेक्ट क्या करता है? गोलियां चलाता है। यहां पे फोर्सफुली डीएनए को सेल के अंदर पंच किया जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं जीन गन कहते हैं, जो प्लांट्स के लिए यूज की जाती है। याद रखेंगे इसे प्लांट के लिए ही यूज करते हैं जीन गन, जिनकी सेल वॉल हार्ड होती है। अगर यही एनिमल सेल होती, फॉर एनिमल सेल्स अगर हम बात करते हैं, एनिमल सेल्स के लिए आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है। फॉर एनिमल सेल्स हम एक टर्म यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। मैं हिंट दूंगा आपको याद आ जाएगा, हमने पढ़ा था ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को इंजेक्ट करने का एक नायाब नमूना, ये नायाब तरीका है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, द न्यूक्लियस और द डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड into the cytoplasm of ovum और टारगेट सेल। टारगेट सेल ओवम भी हो सकती है या फिर ये कोई और सेल भी हो सकती है, लेकिन एनिमल सेल्स में हम इस मेथड को आसानी से यूज करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोपिपेट। इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग माइक्रो, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल के लिए हम माइक्रोपिपेट यूज करते हैं, तो बाय यूजिंग माइक्रोपिपेट, जो आप केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं पिपेट, उसी तरह का ये माइक्रोपिपेट होता है जिसको डीएनए इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डायरेक्ट इंजेक्ट करना हो तो इसके लिए हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पल्स भी दिए जा सकते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फोर्स क्रिएट कर देता है, उसे हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। मतलब अगर कुछ और मेथड आप ऐड करना चाहें तो इलेक्ट्रोपोरेशन भी किया जा सकता है by creating pores, by providing electric field, मतलब weak electric pulses दे करके, by providing weak electric pulses provide करके we can create numerous pores in cell membrane। तो इससे क्या होगा, सेल विल अलाउ द एंट्री ऑफ डीएनए। तो क्या इलेक्ट्रोपोरेशन भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रोपोरेशन भी एक मेथड हो सकता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन का भी सहारा ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कर सकते हैं, एनिमल सेल के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, प्लांट सेल के लिए हम बायोलिस्टिक्स कर सकते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है। अगर पूछा जाए केमिकल मेथड तो आप बता दो, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। लाइपोसोम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लिपिड्स के अंदर डीएनए को लोड किया जाता है और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करा दिया जाता है एनिमल्स में, लाइपोसोम्स उनको कहते हैं। तो अदर मेथड्स भी हो सकते हैं, बट कॉमनली आप ये देखो एनसीईआरटी में जितने दिए हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको बता दिया डाइवेलेंट कैटन का ट्रीटमेंट, दूसरा मैंने हीट शॉक मेथड बता दिया, तीसरा मैंने बता दिया बायोलिस्टिक्स, चौथा बता दिया एनिमल सेल का माइक्रो इंजेक्शन। इसके अलावा अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन्फेक्ट करने दो, एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन्फेक्ट करने दो, अलाउ करो, जाने दो उसको। यार ये बैक्टीरिया खुद ही इन्फेक्ट करेगा, जो करना है उसे नेचुरली कर लेगा, नेचुरल इंजीनियर, तभी तो कहते हैं उसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। उसके पास अपनी खुद की नेचुरल एबिलिटी है डीएनए ट्रांसफर करने की। तो बैक्टीरिया या वायरस का इस्तेमाल एज अ वेक्टर हम कर सकते हैं, एज अ सेल कर सकते हैं, एज अ पैथोजन कर सकते हैं। पैथोजेनिक इन्फेक्शन भी एक तरीका है कि हम जीन को ट्रांसफर करें। तो ये सारे मेथड्स हैं डीएनए ट्रांसफर के। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब किसी सेल को उस लायक बनाया जाए कि वो डीएनए को अपने अंदर आने को अलाउ करे। अब चाहे वो इलेक्ट्रिक पल्स देकर के किया जाए, चाहे हीट शॉक देकर के किया जाए, सेल के अंदर डीएनए की एंट्री को आसान बनाना ही कहा जाता है टू मेक द सेल कॉम्पिटेंट। किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब कह रहे हैं हमने डीएनए ट्रांसफर तो कर लिया, अब पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। हमने सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस विद द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने नेचुरल साइंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी के साथ मिला दिया और मिला करके उससे जो प्रोडक्ट मिला वो ह्यूमन काइंड को सर्विसेज देने के लिए है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, फूड इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, मेडिसिन में है, ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए न जाने कितनी फील्ड में। लेकिन क्या ये सारे प्रोसेस में हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो टूल चाहिए वो क्या चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, चिपकाने के लिए हमें डीएनए लाइगेज चाहिए। लेकिन इनके अलावा हमने पढ़ा कि वेक्टर्स जो होते हैं, हमने डीएनए बना तो लिया रिकॉम्बिनेंट, उसे सेल में ट्रांसफर कैसे करेंगे, वेक्टर का इस्तेमाल करके करेंगे। तो वेक्टर्स कौन से हो सकते हैं, वेक्टर हमने पढ़ा बैक्टीरियल सेल के लिए या प्रोकैरियोट या यूकैरियोट सेल के लिए कौन से वेक्टर्स होते हैं वो पढ़ा। यार सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, उसको हीट शॉक दिया जाता है, उसको टेंपरेचर बढ़ा करके दिया जाता है, उसको कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया जाता है, या माइक्रोपिपेट से इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ इंजेक्शन, यार बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस को आप समझना चाहते हो कि किस सेल से निकाला, उसका डीएनए निकाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी सेल में था, उसके डीएनए को निकाला। जैसे याद करो हमने पढ़ा था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया था बेटा, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया था, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सैल्मोनेला टाइपी से निकाला था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था, प्लाज्मिड में उसे लगा दिया था, उस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया था, जिसमें हमने उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। रिकॉम्बिनेंट बन गया।
क्लोनिंग कैसे होगी? उसे ट्रांसफर किया गया किसी ई कोलाई में, जब उसे ई कोलाई में ट्रांसफर किया तो ई कोलाई के अंदर उसने अपनी कॉपी बनाना शुरू किया, क्लोनिंग करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं कि वो अपनी सेल में मल्टीप्लाई कर रहा है, उसने अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना शुरू करी और उसकी प्रोजेनी में भी वो सेम जीन मल्टीप्लाई होने लगा। इसी कहानी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। तो इस जीन क्लोनिंग के प्रोसेस को यहाँ पे हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें मेजर स्टेप्स में आप देखोगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से 6 मेजर स्टेप है, 6 मेजर स्टेप्स है। पहला स्टेप है ये है दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप, ये है चौथा स्टेप, ये है पांचवा स्टेप, ये है छठा स्टेप। लास्ट स्टेप का नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये लास्ट स्टेप है जिसमें हम फाइनली उस प्रोडक्ट को जो हमने बनाया है उस प्रोडक्ट को हम प्यूरिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर मार्केट में कमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं। लास्ट स्टेप का नाम है डाउनस्ट्रीम। साइंटिस्ट ने कहा अगर लास्ट स्टेप डाउनस्ट्रीम है तो उसके पहले के बाकी जितने भी स्टेप है 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप जो है इन्हें हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इन्हें हम अपस्ट्रीम प्रोसेसेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपस्ट्रीम प्रोसेसेस, अपस्ट्रीम प्रोसेसेस कह सकते हैं। तो याद रखेंगे लास्ट स्टेप के बेस पे बाकी सारे स्टेप्स को जो ऊपर वाले स्टेप्स है 1 से 5 वाले यहाँ अपस्ट्रीम प्रोसेस। अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द लास्ट स्टेप, आप बताओगे डाउनस्ट्रीम। बेस्ड अपॉन डाउनस्ट्रीम व्हिच इज द अपस्ट्रीम, बाकी सब अपस्ट्रीम है, छठे को छोड़ दें तो 5 4 3 2 1 ये सारे के सारे अपस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब स्टेप नंबर 1 जो आपको कहता है, पहला सबसे स्टेप जो कहता है वो कहता है कोई होस्ट, कोई सोर्स सेल है ये। इस सोर्स सेल के पास डीएनए है, ये सोर्स सेल बैक्टीरिया हो सकती है, कोई प्लांट सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यार ये बैक्टीरियल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये हमारे पास है एक सोर्स सेल। ये सोर्स सेल कुछ भी हो सकती है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ये बैक्टीरिया हो सकती है, ये कोई फंगल सेल फंजाई हो सकता है, या कोई प्लांट हो सकता है, या कोई एनिमल सेल हो सकती है। ये एनिमल सेल हो सकती है, सोर्स सेल है, ये कुछ भी हो सकती है। इसकी सेल में से इसके डीएनए को हमें बाहर निकालना है। किसको बाहर निकालना है? इसके डीएनए को बाहर निकालना है। इसके डीएनए को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। ये डीएनए जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे निकाला जाएगा और उसके बाद उसे साइट स्पेसिफिक क्लीवेज की जाएगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा। सेकंड स्टेप में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगा, इसलिए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज किया जाएगा। अब कह रहे हैं वो जहां वो सेम पैलिंड्रोम से मिलता जाएगा उसी पार्ट को ये कट करता जाएगा, अलग अलग साइज के बेस पे ये बड़े छोटे कई सारे टुकड़ों में से तोड़ देगा, बड़े छोटे कई सारे टुकड़ों में से तोड़ देगा। उसमें से सबसे छोटे फ्रेगमेंट को या बड़े छोटे जो भी होगा हमारा डिजायर्ड उसको हम आइसोलेट कर लेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किसे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जो क्लीव द डीएनए फ्रेगमेंट है उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बाहर निकाल लिया जाएगा और इसको हम बाइंड कर देंगे उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हम जोड़ देंगे वेक्टर डीएनए से। किससे जोड़ देंगे? वेक्टर डीएनए से जोड़ देंगे और हम उसे वेक्टर से जोड़ करके बना लेते हैं, उसे बना लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूं, पहले वही चीज हम दोहरा रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले सोर्स सेल से डीएनए निकाला, फिर उस डीएनए में से उस डिजायर्ड जीन को निकाला और जीन को वेक्टर के साथ जोड़ करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। मतलब 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, कटिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई करना है हमें। इसको बिलियंस ऑफ द कॉपी चाहिए, इसकी फोटोकॉपी की जाएगी, इसकी जेरॉक्स कॉपी की जाती है, इसकी जेरॉक्स कॉपी की जाती है, इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको खूब सारे नंबर में बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, उसे कहते हैं पीसीआर टेक्निक। इस टेक्निक का नाम होता है पीसीआर, ये देखिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन बाय यूजिंग पीसीआर। तीसरा मेथड है जेरॉक्स कॉपी करने का, इसकी कॉपी खूब सारी बढ़ेगी। बिलियंस ऑफ द कॉपी बहुत कुछ घंटों में हम बना सकते हैं, बिलियंस ऑफ द कॉपी। और उसके बाद इसे ट्रांसफर कर देते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट में। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट में। कई सारी होस्ट सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर देंगे। यानी हमने क्या किया? बिलियंस ऑफ द कॉपी को कई सारे बैक्टीरियल सेल में, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब कॉम्पिटेंट होस्ट में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया हमने बैक्टीरियल सेल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हमने बिलियंस ऑफ द कॉपीज बनाई थी, कई सारे बैक्टीरियल सेल में डाल दिया ताकि हमें अब उस बैक्टीरिया के थ्रू प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाए। लेकिन प्रोडक्ट को चाहिए खाना, खाने के लिए उसे बड़े बड़े टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, इसके लिए बैक्टीरिया को खाना न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है, इसे बायो रिएक्टर्स में भेजा जाता है। बायो रिएक्टर्स में भेजा जाता है जिनकी कैपेसिटी 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक की कैपेसिटी होती है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना लीटर प्रोडक्ट हमें बनाना है, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं? बायो रिएक्टर्स को रेडी करते हैं और उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू 100 से लेकर के 1000 लीटर की कैपेसिटी वाले टैंक्स में उन बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो खाना खाएं और प्रोडक्ट बनाएं। और खाना खाए प्रोडक्ट बना, किसी भी ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट लेने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो, इसके लिए प्रॉपर टेंपरेचर होना चाहिए, ऑप्टिमल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, टेंपरेचर मेंटेन करना पड़ेगा, फूड मेंटेन करना पड़ेगा, वेस्ट की क्लीनिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हर चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर करते हैं, फिर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्ट मिलता है। उस प्रोडक्ट को हम लास्ट स्टेप पे ले जाते हैं जिसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन। प्रोडक्ट को बाहर निकालना, सेपरेट करना प्रोडक्ट को, आइसोलेट करना प्रोडक्ट को, सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड फाइनल उसका प्यूरिफिकेशन करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। रेडी फॉर यूज, इसे कमर्शियल यूज के लिए तैयार किया जाता है, रेडी फॉर यूज। तो कमर्शियल यूज के लिए इसे तैयार करने का प्रोसेस जो होता है इसी को कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आप देखो ये 6 स्टेप में कुछ भी नहीं है, सब आपने पढ़ा हुआ, मतलब अब आपका प्रोसेस बहुत आसान हो चुका है। अब केवल आपको सीक्वेंस में आपको चलना है, एक स्टेप आगे चलना है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या टूल्स चाहिए, टूल हमें समझ में आ गया, तो हमको बस प्रोसेस करना है कि आपके पास सब कुछ सामान उपलब्ध है, अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। पहला स्टेप, सोर्स सेल से डीएनए निकालेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे? सोर्स सेल से डीएनए निकालेंगे, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, फिर उसका पीसीआर मतलब उसकी जेरॉक्स कॉपी, बिलियंस कॉपी बना लेंगे। बस यही तो करना है ना। पहले इतना करते हैं, देखते हैं पहले इतना करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर के सबसे पहला स्टेप लेकर के चलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल। जो सोर्स सेल है वहां से डीएनए को आइसोलेट करना है। और हमारी सोर्स सेल जैसे कि मैंने कहा ये सोर्स सेल कोई प्रोकैरियोट या यूकैरियोट कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हो कि डीएनए तो इसके न्यूक्लियस में छिपा हुआ है ना। डीएनए तो यहाँ पे इसके चारों तरफ ये है सेल की मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होंगे, साइटोप्लाज्मिक इंप्यूरिटीज होगी। इसमें डीएनए डीएनए के साथ साथ आरएनए और प्रोटीन भी तो होगी बेटा, आरएनए और प्रोटीन भी होगी इस सेल में, बहुत सारी चीजें। तो हमें प्योर डीएनए चाहिए। क्या चाहिए? प्योर डीएनए चाहिए इस सेल से, क्योंकि इसी में छिपा है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम डीएनए को निकालेंगे। डीएनए को निकालने का सबसे पहला स्टेप है सेल को ट्रीट किया जाएगा। सेल विल बी ट्रीटेड बाय द प्रॉपर एंजाइम, सेल विल बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा जो इसकी सेल की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का काम करता है।
ट्रीटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि हम प्लांट सेल के लिए फॉर बैक्टीरियल सेल लिखते हैं सबसे पहले, फॉर प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल जिसकी वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर होती है। बैक्टीरियल सेल की वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन पाई जाती है। सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकैन, ये सेल वॉल में प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकैन प्रेजेंट है यहाँ पे। और कह रहे हैं ये जो पेप्टाइडोग्लाइकैन प्रेजेंट है सेल वॉल में, ये सेल वॉल का एंजाइम, इसको हम जो एंजाइम यूज करेंगे फॉर द बैक्टीरियल सेल, इस पेप्टाइडोग्लाइकैन को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। लाइसोजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। लाइसोजाइम कैन ब्रेक द पेप्टाइडोग्लाइकैन, पेप्टाइडोग्लाइकैन को डाइजेस्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए। अगर यही फॉर फंगल सेल, अगर यही फंजाई है, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, फंगल सेल वॉल जो होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगल सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है और इसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाएगा, दैट एंजाइम इज यूज्ड इज कॉल्ड काइटिनेज इज यूज्ड। कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा? काइटिनेज यूज किया जाएगा। अगर यही चीज प्लांट सेल है, फॉर प्लांट सेल, फॉर एनिमल सेल, अगर हम बात करें एनिमल सेल या प्लांट सेल की, तो एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां फॉस्फोलिपिड डबल लेयर होती है। प्लांट सेल जो होती है वहां सेल्यूलोज पाई जाती है। सेल वॉल में, प्लांट सेल की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर सेल्यूलोज पाया जाता है और इसके लिए जो एंजाइम यूज करेंगे दैट इज सेल्यूलेज। और एनिमल सेल की सेल वॉल जो होती है बेटा जी, ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो होती नहीं, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल सेल में, उसमें प्रेजेंट होती है आपकी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए जो मेन एंजाइम यूज किया जाता है वो होता है लाइपेज। तो एनिमल सेल के लिए लाइपेज यूज करेंगे, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलेज यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे फंगस के लिए, और लाइसोजाइम यूज करेंगे किसी बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए। इस सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब किसी भी सेल जो होस्ट सेल होगी, किसी भी टारगेट सेल जो होगी, उस टारगेट सेल का हम यहां से पोस्टमार्टम करेंगे और उस टारगेट सेल का मटेरियल बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास मिल गया। इसके अंदर प्लांट सेल के कंपोनेंट, एनिमल सेल के कंपोनेंट या बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट में हमें ये मिल गया डाइजेशन के बाद। लाइपेज वाइपेज सब यूज कर लिया, लेकिन फिर भी कह रहे प्योर डीएनए अभी भी नहीं मिला। प्योर डीएनए नहीं मिला अभी भी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी ऐड करना पड़ेगा और भी कुछ एंजाइम्स। इसके लिए हम ऐड करते हैं प्रोटीएज नाम का एंजाइम यूज करते हैं टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। क्या एडिशनल प्रोटीन प्रेजेंट है? आरएनए के लिए आरएनएज यूज किया जाएगा, क्योंकि उसमें आरएनए भी प्रेजेंट है डीएनए के साथ, तो प्रोटीएज और आरएनएज यूज किए जाएंगे फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीएज और आरएनएज यूज किए जा रहे हैं। अब हमने क्या कर लिया? अब हमारे पास ये डीएनए मिल गया है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन हो चुकी है, आरएनए बन चुका है, यार आरएनए डाइजेस्ट हो चुका है, तो हमारे पास बचा कौन? बचा हमारे पास अब केवल और केवल हमारा डीएनए। अब बचा केवल और केवल हमारा डीएनए। लेकिन उससे पहले कि हम डीएनए, यार उससे पहले पहला स्टेप तो हमने कर लिया ट्रीटेड बाय एंजाइम, इसको हमने लिख लिया ट्रीटेड बाय एंजाइम। उसके बाद हमने ये सेकंड स्टेप कर लिया ट्रीटेड बाय अनदर एंजाइम, प्रोटीएज एंड आरएनएज। और तीसरे स्टेप में जब हम ले गए तो हम इसमें मिला देते हैं चिल्ड इथेनॉल। क्या मिलाते हैं? तीसरे स्टेप में इसे ट्रीट करते हैं एडेड विद चिल्ड इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठंडी बियर पिलाई जा रही है, डीएनए को ठंडी बियर पिलाई जा रही है, इथेनॉल दिया जा रहा है, इथाइल अल्कोहल दिया जा रहा है। डीएनए को प्यूरिफाई करने के लिए, डीएनए के आसपास की इंप्यूरिटी को हटाने के लिए हम ये चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं। और इसी चिल्ड इथेनॉल के यूज के बाद हमारा जो प्योर डीएनए है, प्यूरिफाइड डीएनए जो होता है, प्यूरिफाइड डीएनए प्योर हो चुका है। कह रहे हैं ठंडी बियर पी करके डीएनए प्योर हो जाता है, शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे इसे दारू पिलाई जा रही है। तो प्यूरिफाइड डीएनए जो होता है विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट। ये क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, उस डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड आउट। ये डीएनए प्रेसिपिटेट हो चुका है। और फाइनली अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है, लास्ट स्टेप में आता है जब, तो हम अब क्या करेंगे? उस डीएनए को, जो अब हमारे पास डीएनए आया है, उसे हम प्यूरिफाइड डीएनए को इस ट्यूब में से बाहर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? हम इस ट्यूब में से जो डीएनए आया है प्योर फॉर्म में, ये लिसा सा डीएनए, ये जो जेली सा डीएनए है, इसको किसी फोक से या ग्लास रॉड की मदद से हम क्या कर लेते हैं? स्टरर की मदद से हम क्या करते हैं? डीएनए को इधर लपेटते हैं, इधर डीएनए को लपेटते हैं और लपेट के इस ट्यूब से बाहर निकाल लेते हैं। ये जो प्योर डीएनए है, इस स्पून लाइक स्ट्रक्चर जो आपको मैंने दिखाया है, इसकी मदद से हम प्योर डीएनए को, प्यूरिफाइड डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं। और इस मेथड को हम कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। प्योर डीएनए, जो प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट हो चुका है, उस डीएनए को उस मिक्सचर से, उस सॉल्यूशन से बाहर निकालना। तो पहला स्टेप याद करके फिर से देखते हैं। टारगेट सेल कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, पहले उसकी सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट किया जाता है। बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम, फंगल सेल के लिए काइटिनेज, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलेज और एनिमल सेल के लिए लाइपेज। मतलब इस तरह के एंजाइम यूज करके पहले उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। फिर इस डीएनए को, कह रहे जो बचा डीएनए है, उसके आसपास प्रोटीन और बाकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और आरएनए मेन फैक्टर्स होते हैं, इनको हटाने के लिए हम प्रोटीज और आरएनए लगाते हैं और ठंडी बियर पिला करके उसे एकदम चिल्ड कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। प्योर डीएनए जो प्रेसिपिटेट हो चुका है, इंप्यूरिटी रिमूव हो चुकी है, उसमें से फाइनली प्योर डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। रॉड की मदद से उस डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है। इसी को कहते हैं स्पूलिंग मेथड, टेकिंग आउट ऑफ द प्रेसिपिटेटेड डीएनए मॉलिक्यूल। कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सट्रैक्शन डीएनए का जो एग्रोस जेल से हमने निकाला था उसको हम इल्यूशन कहते हैं। वो जो डीएनए हमने एग्रोस जेल से निकाला था वो है इल्यूशन, ये है स्पूलिंग। नो कंफ्यूजन, डीएनए दोनों ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये डीएनए हमने प्रेसिपिटेट आउट करके वहां से निकाला है सॉल्यूशन से। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो हम जेल से निकालते हैं एग्रोस जेल से, उसे कहते हैं इल्यूशन। तो डिफरेंस आप याद रखेंगे। ये था पहला स्टेप, सोर्स सेल से डीएनए को निकालना। दूसरा स्टेप हम सबको पता है, इस डीएनए को हम ट्रीट करेंगे। द डीएनए इज ट्रीटेड विद, डीएनए का ट्रीटमेंट किया जाता है किससे? डीएनए इज ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो डीएनए था, जो एक होस्ट सेल से हमने निकाला था, ये बैक्टीरियल सेल हो या वायरल सेल हो या कोई भी सेल हो, या बैक्टीरियल, फंगल, एनिमल या कोई भी सेल हो, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ये उसे कट करेगा और इससे मिल जाएंगे हमें फ्रैगमेंट्स। क्या मिल जाएंगे? अलग अलग साइज के फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। इन फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स, दीज क्लीव्ड डीएनए fragments, these cleaved DNA fragments are
सेपरेटेड, क्या करते हैं, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम उसे सेपरेट कर लेते हैं और फाइनली ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड हमें मिलते हैं ईटीबीआर और यूवी रे के एक्सपोजर से, और हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट आउट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन, कटिंग आउट ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट और द डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग डीएनए फ्रॉम एगरोज जेल मीडियम, एगरोज जेल मीडियम से उसे बाहर निकाल लेना। पहले हम सेपरेट करेंगे और फिर एगरोज जेल मीडियम से उस डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। लीव डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मैंने आपको ये भी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ साइज, साइज लिया है बेसिस और डीएनए को सेपरेट कर लिया जाता है और फाइनली सेपरेटेड डीएनए को जेल मीडियम से निकाल लिया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया जाता है। नाउ दिस डीएनए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऐसा जीन सीक्वेंस, ये कह रहे हैं ये है आपका जीन सीक्वेंस जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग डीएनए है हमारा ये। तो इस डीएनए को हम अब किसी वेक्टर डीएनए के साथ इसे मिला देते हैं, वेक्टर डीएनए के साथ इसे मिला दिया जाएगा। ये हमारा वेक्टर डीएनए है, ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, ये वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड है या कोई भी वेक्टर हो सकता है जिसका हम इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं और बना लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना लिया हमने, बना लिया अभी हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग सेगमेंट था वो हमने इसमें डीएनए लाइगेज की मदद से चिपका लिया। ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया है और हम चाहते हैं अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए या उस जीन को जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या द जीन विद जीन ऑफ द डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्या हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो डिजायर्ड जीन हमारा है वो डिजायर्ड जीन हमारे पास आ चुका है, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उस डिजायर्ड डीएनए को निकाला, वेक्टर को अब हमने बना लिया है और अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम या इस डीएनए को हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन स्टेप में ले जाएंगे। अगला स्टेप है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन जिसे हम कहते हैं पीसीआर टेक्निक। क्या कहते हैं, पीसीआर टेक्निक। बड़ा ही सिंपल है, 3 स्टेप का प्रोसेस है पीसीआर, मतलब आप ऐसे समझो, रफली अगर आपको समझाऊं, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर मैं आपको रफली बताऊं, तीसरा स्टेप जो मैंने बताया था जीन एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग पीसीआर, जीन का एम्प्लीफिकेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसे एम्प्लीफाई किया जा रहा है। आप जानते हो एम्प्लीफाई का मतलब होता है बहुत गुना, कई गुना बढ़ा देना। तो एम्प्लीफिकेशन में एक बार में 2 सेल बनती है, मतलब आप ऐसे क्या करते हो, एक बार में 2 सेल बनती है तो 2 टू द पावर n नंबर आप इसको रिपीट कर सकते हो। n इक्वल टू यूजुअली जो n इक्वल टू होता है 30 साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल होता है वैसे तो, मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल। पीसीआर में हम नॉर्मली 30 साइकिल्स रिपीट करते हैं, मतलब एक बार में 2 2 दूसरे फिर दूसरा 4, 2 बार में 4, तीसरे बार में करोगे तो 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, ऐसे करके दुगना बनता जाता है। 30 बार रिपीट करोगे तो आप बिलियंस ऑफ द कॉपी बन जाती है। तो मतलब ये जो जीन एम्प्लीफिकेशन एक जो पीसीआर टेक्निक है, इसका पर्पस क्या है बेटा, इसका पर्पस क्या है, गेटिंग द बिलियंस ऑफ द कॉपीज, बिलियंस ऑफ द कॉपीज को बना लेना, डीएनए की बिलियंस ऑफ द कॉपीज जो डिजायर्ड डीएनए की है, ऑफ द डीएनए विद डिजायर्ड जीन, जो डिजायर्ड जीन है उस डिजायर्ड जीन को हम बिलियंस ऑफ द कॉपी विद इन फ्यू आवर्स, कब, कितने देर में, कुछ ही घंटों में, हमें दिनों की जरूरत नहीं है, महीनों की जरूरत नहीं है, कुछ घंटों में बिलियंस ऑफ द कॉपीज हमें मिल जाती है। और इस प्रोसेस के लिए हमें 3 स्टेप बस करना होगा। देखिए पहले इसका समझें, यानी ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए, इस डीएनए की हर बार हर साइकिल में हम 1 से 2 आइडेंटिकल कॉपीज की बना लेते हैं। हम एक बार में 2 कॉपीज इसकी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एक बार में 2 बनेगी तो 2 बार में 4 बनेगी। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं पीसीआर के, उनके नाम आप याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और 3 इनके नाम है, आप याद कर लेंगे। एक होता है जिसे कहते हैं डीनेचुरेशन, क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन स्टेप होता है सबसे पहला। दूसरा स्टेप होता है जिसे कहते हैं अनीलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, अनीलिंग कहते हैं। और तीसरा होता है जिसे पॉलीमराइजेशन या चेन एक्सटेंशन कहते हैं, पॉलीमराइजेशन या चेन एक्सटेंशन या इसी स्टेप को हम चेन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो जिस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है कुछ देखने में वैसा ही मेथड है, जहां पे हम रेप्लिकेट करेंगे, 1 से 2 कॉपी बना लेंगे, 1 से 2 कॉपी बना लेंगे। यहाँ डीनेचुरेशन स्टेप हाई टेंपरेचर ट्रीटमेंट 94 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। एनीलिंग का जो प्रोसेस होता है ये 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब लोअर टेंपरेचर पे किया जाता है। और जो लास्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन, ये 72 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। इन तीनों प्रोसेस की मदद से हम पीसीआर के प्रोसेस में बिलियंस ऑफ द कॉपीज कुछ ही घंटों में बना लेते हैं। इस टेक्निक को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको बस बेसिक बताया जीन एम्प्लीफिकेशन क्या करते हैं। उसके बाद 3 स्टेप और रहते हैं, इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करोगे, फिर बायो रिएक्टर में लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनाओगे और फिर उसकी प्यूरिफिकेशन करोगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। मतलब आपके पास अब नेक्स्ट क्लास है जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। पीवाईक्यूज भी करेंगे उसी क्लास में, लेकिन पहले पीसीआर बताऊंगा, बायो रिएक्टर का स्ट्रक्चर बताऊंगा और मेन पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो डिस्कस करूंगा, तब जाकर के ये चैप्टर फिनिश होगा। और आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, पिछले 10 साल के कम से कम जरूर कराऊंगा। आज ये क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी, आज यहीं क्लास खत्म करेंगे। आज का समय हो चुका है, कुछ सवाल लगाते हुए निकलते हैं, जाते जाते कुछ सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ, तो हमने पढ़ा हुआ ट्यूम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नाम के बैक्टीरिया में, जिसमें नेचुरल एबिलिटी होती है प्लांट को इन्फेक्ट करने की, तो ये हो जाता है डाइकोट प्लांट्स में इन्फेक्ट करने वाला 4th ऑप्शन। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोपार्टिकल कोटेड विद द डीएनए बम्बार्डेड करे, फोर्स से प्लांट सेल में बम्बार्ड किया जा रहा है, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो जीन गन मेथड मैंने बताया था, गोल्ड एंड टंगस्टन को यूज किया जाता है। तो बेस्ट आंसर होगा 3rd ऑप्शन। अगला सवाल पूछा है पीबीआर 322 के स्ट्रक्चर से द फिगर शो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल। देखो ये कुछ सवाल ये जो दिए हुए हैं पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए। क्या इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाइंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए ओरी का मतलब ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रॉन्ग है, रोप रीजन ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन रॉन्ग है, हिंद थर्ड इको आर1 सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होते हैं, ये क्लोनिंग साइट्स होती हैं। तो आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए सूटेबल है, तो आप प्लांट सेल की बात करते हो, प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल के लिए हम जीन गन यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। और आज का क्लास यहीं पे एंड हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क है वही पुराना है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना, क्लास नोट्स को पहले रिवाइज करेंगे फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जब क्लास नोट्स आपको समझ आ जाती है फर्स्ट स्टेप में, तो फिर आप सेकंड स्टेप में एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर आप डीपीपी लगाओगे और पैकेज के मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन आपके पास हो तो लगाएं, नहीं तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मैं करा चुका हूं, आप चाहेंगे तो वहां से भी देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, एक शॉर्ट में कर रखा है, लेकिन पहले अपनी क्लास करें, कंप्लीट चैप्टर में करा दो, उसके बाद वन शॉट फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन केवल देखना है तो वहां पे पीवाईक्यूज कराए हुए हैं पहले भी, आप वो भी कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आज की क्लास को समाप्त करने का समय हो चुका है। आज हमने क्लोनिंग वेक्टर्स की कहानी पढ़ी, कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़े और प्रोसेस की शुरुआत कर दी है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में एंड कर लेंगे। आज की क्लास को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पूरी जान लगा दें। नीट 2024 को अपना आखिरी नीट समझ करके देना है, इसके बाद नहीं देना है, इसीलिए एग्जाम दे रहे हैं। नहीं देने का मतलब कि इसी बार क्वालीफाई कर लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, मेरा बच्चा है तो।